आज डीएसएल इंग्लिश के लिए बड़े गर्व की बात है। जींद हरियाणा से विक्रम जी हमारे बीच हैं और ये इन्होंने काफी कमाल कर दिखाया है। 298 रैंक ऑल इंडिया रैंक। यूपीएससी आप जानते हो कि सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और 298 रैंक लाना अपने आप में बड़ी बात है। जींद हरियाणा से इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारी में क्या क्या अड़चने आई, क्या परेशानी आई। तो विक्रम जी आप बताएंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से रही, अपना एक ब्रीफ परिचय दीजिए बच्चों को। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमारे जो नज़दीकी स्कूल है वहीं से की है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक कर रखी है और पिछले 6 साल से मैं हरियाणा में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत रहा हूँ। अब मैं वहाँ से रिजाइन कर चुका हूँ और मैं अपनी एक वैवाहिक जीवन के साथ अपनी एक 3 साल की बिटिया को अच्छे से पाल रहा हूँ। और मैंने जो है इस परीक्षा की तैयारी 2018 से शुरू की थी, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और इसमें मैंने आखिर में आके अपना मुकाम जो है हासिल कर लिया। बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि यानी कि शादी आपके सक्सेस में रुकावट नहीं है। इनकी 3 साल की बिटिया भी है और अभी तक मैं समझता हूं कि इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और ये पहले से कार्यरत थे भी, यानी जॉब करते हुए प्लस शादी होने के बाद भी इन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखा और आज ये देश में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। 298 रैंक अच्छा रैंक होता है, इनको बीएसएफ मिला है और यूपीएससी अपने आप में टफ एग्जाम है। तो इनसे मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि इंग्लिश में क्या परेशानियां आई। इंग्लिश बच्चों का वो टफ होता है, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तो बच्चे इंग्लिश में लिखना समझना नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश में बच्चों को क्या सलाह देंगे कि बच्चे का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए? सर सबसे पहले तो आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया कि इंग्लिश बहुत कमजोर होता है और ये सच्चाई भी है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो इंग्लिश अगर कोई बोलना सीख जाए तो उसको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, ऐसा देखा जाता है। और मैं मानता हूँ कि मेरे जो एरिया है जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ पे इंग्लिश के लिए तो कोई सुविधा है ही नहीं। इवन जो टीचर इंग्लिश कभी पढ़ाता ही नहीं वो स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाता है। जो टीचर स्कूलों में सोशल साइंस का या फिर मैथ का या फिर अदर किसी का टीचर उसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे दी जाती है। सबसे बड़ी दुविधा तो यहाँ से शुरू होती है। और तैयारी की बात करें तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते या हम रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते। तो मुझे शुरू में बहुत दिक्कत हुई। मुझे तो जो बेसिक ग्रामर है वो भी ठीक से नहीं हो पाती थी, क्योंकि इसमें जो सीपीएफ का पेपर था उसमें बहुत बड़ा एक पार्ट है ग्रामर का आता है, उसमें मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते थे। लेकिन फिर मैंने जो है इंग्लिश के लिए कुछ बुक्स पढ़ी और जो है सर की वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब पे, तो उससे मुझे काफी फायदा मिला। बहुत बढ़िया। तो मैं आप सब बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों को डीएसएल इंग्लिश आमंत्रित करता है कि 22 जनवरी से जिन्होंने आज तक कलम नहीं पकड़ा, किताब नहीं छुआ, उनके लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हिंदुस्तान के हर बच्चे सीख सके। और आपकी शादी हो गई है नहीं हुई इससे कोई मैटर नहीं करता, आप कहाँ पढ़ते हैं कोई मैटर करता, आप कभी भी अपना स्टार्टअप ले सकते हैं, कभी भी आप इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके लिए डीएसएल स्वागत करता है, नए नए बैचेस ला रहा है ताकि हिंदुस्तान में क्रांति फैला सके। तो मैं विक्रम जी को 2-3 किताब दे रहा हूं ताकि ये अपनी बिटिया को, प्लस मैं चाहता हूं कि आप भी इसको देखें और बताइए कि बच्चों की किताब ये स्ट्रक्चर का बुक है। पहला किताब ये देखिए आप, क्या इससे हेल्प मिलेगा बच्चों को? जी सर बिल्कुल, ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो तो ये मानो कि एक जो स्टूडेंट है उसके लिए बिल्कुल ऐसे टीचर जैसे पास में बैठा हो, उसको किसी चीज का डाउट ही नहीं आएगा। बहुत अच्छी बुक है सर ये, मैं जरूर दूसरे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये बुक जरूर पढ़िए। ये आपकी डेफिनेटली आपकी जर्नी में आपकी हेल्प। एक किताब आपको मैं देना चाहूंगा, बेसिक इंग्लिश आपकी बिटिया के लिए। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो मेरी बेटिया को तो इंग्लिश सिखाने में बहुत हेल्प करेगी और अच्छा है, मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगा। और ये तो इतनी बेसिक किताब है कि अगर किसी ने शुरू में इंग्लिश आज तक पढ़ी भी नहीं है तो उससे भी इंग्लिश सीख शुरुआत कर सकता है। एक किताब आपको और दूंगा, येलो बुक, जो हिंदुस्तान में छाया हुआ है। मोटी किताब थोड़ी सी है और बहुत अच्छी है, इसको देखिए एक बार और बच्चों को बताइए कि ये क्या यह किताब उन बच्चों की हेल्प करेगा जो हिंदुस्तान में बच्चे बैकग्राउंड का लेवल लो है। देखिए सभी लोग, जो इस बुक का टाइटल है स्पोकन इंग्लिश एंड वोकैबुलरी येलो बुक, तो जो वोकैबुलरी है उसका मतलब ये होता है कि आप जितना आपके पास शब्दकोश है उतने आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हो। और दुनिया में 20 लोगों की भीड़ है या 100 लोगों की भीड़ है तो आपकी जो बातें हैं सबसे अच्छी निकल के आएंगी। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो वोकैबुलरी एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। और जिसमें क्या है कि हम जितना अच्छा आंसर लिखेंगे, जितने अच्छे उसके अंदर वर्ड्स होंगे, उतना ही अच्छा हमारा जो है मार्क्स आएंगे, उतना ही अच्छा हमारा आंसर लगेगा।
तो मैं डेफिनेटली आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप ये बुक पढ़ें और अपने करियर को अच्छे मुकाम पर लेके जाएं। और मैं सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये तीनों बुक दी। डेफिनेटली मेरे इसमें हेल्प करेंगी। तो जैसा आपने देखा कि इंग्लिश के लिए ये डीएसएल इंग्लिश जाना जाता है और डीएसएल कोचिंग उन तमाम बच्चों को हेल्प करता है जो आपको जॉब लगाने में, आपको पढ़ाने में, लिखाने में हेल्प करता है। तो विक्रम जी से जानते हैं अगला प्रश्न कि आपके पढ़ने में लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, तो क्या घंटे पढ़ने से फर्क पड़ता है और क्या पढ़ना चाहिए, या बच्चों को सही गाइडलाइन दीजिए? देखो सर, घंटों का तो टाइम मेरे पास था ही नहीं, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि मैं जॉब करता था। मेरी वीक में 5 डेज तो वर्किंग ही होते थे और उसके बाद शाम को 2 घंटे मिल गया, सुबह किसी दिन 1 घंटा मिल गया। लेकिन हाँ, मेरे पास वीकेंड होता था जिसमें मैं ज्यादा अपना आउटपुट निकाल सकता था। सबसे बड़ी ये चीज है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। कभी ये मत सोचो कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना उसमें से आप याद रख पा रहे हो। एग्जाम में आपको ये कोई पूछेगा नहीं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो आपको उस हिसाब से आपको रैंक दिया जाएगा, आपको जॉब दी जाएगी। आपको जितना आपने पढ़ के गए हो, आपके एग्जाम में आपको याद था या नहीं था, आपने कितने आंसर सही किए, कितने आंसर सही लिखे, उस चीजों पे सारी चीजें डिपेंड करती है। तो आप जो भी पढ़े, आप उस पर क्वालिटी टाइम दीजिए, उससे आउटपुट निकालिए। और अगर आपको यही जानना है कि कितने घंटे पढ़ना है, तो देखिए आप 1 वीक का टारगेट ले सकते हैं, जिसमें लगभग आप पर डे के 6 घंटे निकाल सकते हैं। वो 6 घंटे चाहे आप 3 दिन में निकालें, या बचे हुए जो 6 घंटे हैं, बाकी टाइम है, उसको पूरे वीक में आपने यूटिलाइज करना है। यानी कि अगर आप वीक में 7 दिन पढ़ रहे हैं तो 7 से 42 तो 40 आवर्स का आप पूरे वीक में किसी न किसी तरीके से अपना जो स्टडी टाइम है पूरा करें। और इसको कंसिस्टेंसी में रखिए, लगातार करते रहिए। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो बर्न आउट हो जाएंगे, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी में करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है इसका। ये कहना चाहते हैं विक्रम जी कि देखिए घंटे से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूअस 1 घंटा भी देते हैं ना और डेडिकेशन आपका हाई है, किसी को पाने की भूख है, जिद है, तो आप 1 घंटे पढ़ करके भी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि इनके पास समय का अभाव था, जॉब कर रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे के वीकेंड पढ़ करके उन्होंने जॉब हासिल की। तो आप भी अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, तो ईश्वर उसी को देता है जिसकी चाहत सबसे ज्यादा होती है। अब आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, बच्चे क्वेश्चन बनाने में टफ लगता है उनको, तो आप बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बच्चों के लिए क्या फायदा है? जी सर, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ऐसी चीज है जो आपको ये बताएगी एक्चुअली में एग्जाम है कैसा, ये क्या डिमांड करता है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछाते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, और किन किन प्रश्नों को हम अच्छे से देख सकते हैं, किन को छोड़ना है। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मैंने 2 बार प्रीवियस ईयर की बुक खरीदी, अलग अलग पब्लिकेशंस की, ताकि मैं देख पाऊँ कि कहीं कुछ ना कुछ कहीं पैटर्न चेंज है, या कैसे कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट किसी ने क्या उत्तर दे रखा है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको ये बता देगी कि हाँ, आपकी वो मंजिल, तो आपको पता है कि मुझे सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, और उसके लिए जाना किस रास्ते से, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएंगे। और वो उसके बाद जब आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, और किस टॉपिक को कितना कम पढ़ना है। जैसे सीएपीएफ की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत कम रोल है। अब कई बच्चे यूपीएससी सीएससी की तरह अगर इसकी तैयारी करने लग जाएंगे इकोनॉमिक्स की, तो वो आपका टाइम वेस्ट करा देगी। इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है, तो आप साइंस डेप्थ से पढ़िए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वो चीज बता पाते हैं। ये फेलियर से बात समझ में आती है। जब मेरे 3 अटेम्प्ट फेल कर गए थे, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो मैं गलत ट्रैक पे हूँ। फिर मैंने सही ट्रैक पकड़ा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनालाइज किया, और फिर देखा कि हाँ, अब मैं सही ट्रैक पे। देखा आपने, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप PYQ जरूर करें। जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन वो आपके मित्र होते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं। आपको टफ लगता है ना, तो उससे दोस्ती करो, क्योंकि वही PYQ आपको आगे लेकर जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर टच करना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित होना है, ये तय बात है। अब इनसे जानते हैं अगला क्वेश्चन कि आखिर विक्रम जी, पूरी हरियाणा में देखा जाए इनके इलाके से मात्र 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें एक है और एक और अभी वो भी यहाँ पे आएंगे। अब जानना यह है कि ये तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं से जूझ रहे थे, और इनके पास क्या क्या समस्याएं आई, और लाइफ में चलते चलते क्या क्या चैलेंजेस आए। तो जरा सा आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है, जब बच्चे वो जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल।
देखो, लाइफ में अगर चैलेंज ना हो तो लाइफ रोमांचक नहीं रहती, ये तो सच्चाई है, लाइफ बोरिंग हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो यही था कि आपने एक सपना देख लिया है और वो सपना भी ऐसा है कि आपके आस पड़ोस में कोई और नहीं देख रहा है, आपके लोग आपको कह रहे हैं कि ये तो आपके बस का है ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि सोसाइटी को ये दिखाना कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, हमारे जो एरिया है इसके लोग भी कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज ये था कि ये जो क्या नाम है सीएपीएफ है, ये फिजिकल की डिमांड बहुत करती है और आपको जॉब के साथ आपको फिजिकल भी मेंटेन करना है, आपको स्टडी भी करनी है, आपको फिट भी रहना है। अगर आप थोड़े से ओवरवेट हो गए तो आपको पता है कि आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे अगर आपने पढ़ाई कर ली। तो दूसरा मेजर चैलेंज ये होता है। तीसरा चैलेंज ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े से जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे थोड़े कम होते हैं। जैसे कई बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता और जो सारी बुक्स हैं वो नहीं मिल पाती, तो थोड़ा सा आदमी कटा सा फील करता है दूसरी दुनिया से, तो ये थोड़ा चैलेंज आता है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो टाइम मैनेजमेंट ही होता है। जो बच्चे आज के टाइम पे जॉब के साथ या फैमिली लाइफ के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे लिए भी यही था कि मैं कैसे टाइम अपना निकाल पाऊँ। वो फिर टाइम दिन में 24 घंटे होते हैं, उनमें किसी चीज का आपको चुराना पड़ेगा टाइम, आपको आपका कोई शौक मारना पड़ेगा, आपको कोई आपका मोबाइल का टाइम कट करना पड़ेगा। जैसे मेरी हॉबी जिमिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, तो मैंने 6 महीने के लिए जिमिंग छोड़ दिया, मैंने सिर्फ कार्डियो पे काम किया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जब मेरा इंटरव्यू आया तो मैंने तब वापस अपनी हॉबी पे काम किया। तो आपको ये चूज करना है कि क्या चीज इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है, वही मैटर करता है कि चैलेंज को कैसे काउंटर किया जाए। एक मिनट में आपसे जानना चाहते हैं कि आप भाग्यवादी हैं या कर्मवादी? देखिए ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी मैं विश्वास करता हूँ कर्म में, क्योंकि वैसे भी मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और कुरुक्षेत्र हमारे बिल्कुल पास है। अभी गीता महोत्सव में मैं होके भी आया था, अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव अभी संपन्न हुआ है। तो जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा फल अवश्य मिलेगा। आप इसका मैं सीधा उदाहरण ये बता सकता हूँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ये 2018 से मैं अटेम्प्ट देने लग रहा हूँ, बीच में 2 अटेम्प्ट मैंने दिए नहीं। तो मैंने पहले अटेम्प्ट्स में मैंने कर्म नहीं किया तो मेरे को फल नहीं मिला, मैं फेल हो गया। मैं लास्ट में कर्म किया तो मुझे फल मिला। इन्होंने कहा कि भाग्यवादी आप कहो तो 1% होता है, लेकिन कर्मवादी यानी आप जैसा कर्म करोगे ना आपको फल मिलना ही मिलना है। यानी कि आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है, अपने कर्म की प्रगाढ़ता को बढ़ाना है, कंटिन्यूअस मेहनत करना है और फल की चिंता छोड़ देना है। जो कुरुक्षेत्र से आते हैं, महाराज जहाँ पे हुआ था तो उस क्षेत्र से आते हैं, तो इस तरह से आप भी महानता की तरफ बढ़ सकते हो। बस एक बात विक्रम जी चलते बता दो हमसे क्वेश्चन कि डीएसएल इंग्लिश जो प्योर इंग्लिश का कोचिंग है, बच्चों की कोई छोटा सलाह देना चाहेंगे तो क्या सलाह देंगे डीएसएल कोचिंग के बारे में और बुक्स के बारे में? देखो मैं इंग्लिश के बारे में सबसे पहले तो यही कहूंगा कि इंग्लिश को अगर आपको सीखना ही है तो डीएसएल से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, क्योंकि मैंने इनके जो है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, मैं पहले भी इनकी बुक्स पढ़ चुका हूँ सर की। और जो इस समय जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मार्केट में रीच है, जो जिस वैरायटी में बुक्स अवेलेबल हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश 0 से स्टार्ट करनी है तो आप डीएसएल के पास आइए, आप इनसे ऑनलाइन जुड़े, आप इनके जो है सेंटर पे आके जुड़े और सर का एक बार पढ़ाने का तरीका देखें तो आपको डेफिनेटली आपके किसी भी कंपटीशन के जो एग्जाम है उसमें, आपकी डेली लाइफ में, आपके जॉब इंटरव्यू में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है और मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। और डेफिनेटली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सर को ज्वाइन कीजिए, डीएसएल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ तक बढ़ने के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको 2 देना है एक महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहली बात यह है कि जो भी किसी बच्चों को दिक्कत है, परेशानी है, इंग्लिश को झेल रहे हैं, परेशानी फेस कर रहे हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं जो नंबर दिया जा रहा है। प्लस इस नंबर के साथ साथ जो बैचेज आ रहे हैं, एक 8 जनवरी से और एक 22 जनवरी से, ये दोनों बैचेज आपके लिए हैं। और कोई भी चाहिए इन्फॉर्मेशन तो इस नंबर पे कॉल करें। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।